गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लास्ट टॉपिक क्या नोट किए थे आप लोग? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास हो गया था। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वाला कैटेगरी हो गया था। दिखाओ सबसे लास्ट में क्या क्या नोट किए थे? हाँ ठीक। वर्तमान में कौन से क्षेत्र का जीडीपी में योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर कह सकते हैं, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए सबसे पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में नोट करेंगे। सबसे पहला एक शब्द है आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा शब्द है आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या होता है? जनरली समृद्धि का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि मान लीजिए कोई घर है और एक परिवार है, एक परिवार के पास में एक अच्छा सा घर है, एक परिवार है और उस परिवार के पास सामूहिक रूप से एक अच्छा सा घर है, एक अच्छी सी गाड़ी है और उनका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर है। ऐसे में हम क्या कहेंगे कि वो जो परिवार है वो एक समृद्ध परिवार है। ठीक है, वो परिवार एक समृद्ध परिवार है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि विकास की, विकास क्या होगा? इसी फैमिली में से हो सकता है किसी एक मेंबर को इन्होंने किसी गलती की वजह से घर से बाहर निकाल दिया। अब हम ये कहेंगे कि वो घर तो पूरा समृद्ध है, पर वो एक व्यक्ति जो है वो इस पूरे परिवार से अलग थलग हो गया है। और अगर इस व्यक्ति के पास वो सारे संसाधन नहीं है जो इस परिवार में बाकी लोगों के पास, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया, बेहतर लाइफस्टाइल हो गया, अगर वो सब इस व्यक्ति के पास नहीं है तो हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति का विकास ठीक से नहीं हुआ है। और अगर उस व्यक्ति के पास, इस घर के हर एक इंडिविजुअल के पास ये सारे संसाधन है, घर है, गाड़ी है, खाने पीने के लिए है, कपड़े पहनने के लिए है, बढ़िया सब कुछ है, ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि उस व्यक्ति का जो विकास है वो बेहतर तरीके से हो रहा है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि समृद्धि जो है वो सामूहिकता का अध्ययन करता है, जबकि विकास जो है वो हर एक इंडिविजुअल का अध्ययन करता है। जैसे कि मैम ने कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि सर जब पर कैपिटा इनकम की बात होती है तो देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में इनकम पर्याप्त नहीं है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में हम क्या निकालते हैं? औसत निकालते हैं। देश की कुल संपत्ति को हम क्या करते हैं? देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। उसी में हमारा क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम निकलता है। इसका मतलब यह है कि देश का एक भिखारी व्यक्ति भी उतना ही कमा रहा है जितना कि अंबानी, अदानी जैसे लोग कमा रहे हैं। ठीक है, सबके बीच में क्या किया गया? देश की पूरी संपत्ति को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, औसत निकाल दिया गया। यहीं पर जब ये औसत निकाला गया तो हर एक व्यक्ति में जब जितना पैसा आया उसको हम क्या कहेंगे कि उस देश की समृद्धि किस तरीके से है। लेकिन एक्चुअल में वास्तविक सिचुएशन क्या है? वास्तविक सिचुएशन ये है कि अमीर व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति है, इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
अमीर व्यक्ति के पास देश का मैक्सिमम रिसोर्सेस एक साथ एक जगह पर एकत्रित है, जबकि गरीब व्यक्ति के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी समस्या है। तो ये जो डिफरेंस हमको दिखता है, इसको हम कहते हैं विकास में उत्पन्न विकास के चैलेंजेस। यहाँ पे जो डिफरेंस हमको दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं कि जो अमीर व्यक्ति है उसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, जबकि गरीब व्यक्ति का विकास जो है वो उसके कंपैरिजन में कम हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली या एक्चुअल फिगर्स की बात होती है, जबकि यहाँ पर एक औसत रूप से उस देश की क्या सिचुएशन है इसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, तो समृद्धि और विकास में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है? समृद्धि सामूहिकता का अध्ययन करता है, विकास हर एक इंडिविजुअल का अध्ययन करता है। समृद्धि में औसत रूप से क्या सिचुएशन है ये देखी जाती है, और विकास में हर एक इंडिविजुअल के पास कितने रिसोर्सेस हैं, वास्तव में उसको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में इस टॉपिक से क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है समृद्धि से संबंधित है या विकास से संबंधित है, या फिर एक डिफरेंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंस के हिसाब से एक कॉलम प्रिपेयर करके नोट्स बनाएंगे, जैसे कि एक कॉलम में नोट कीजिएगा आर्थिक समृद्धि और दूसरे कॉलम में नोट करेंगे आर्थिक विकास, इस तरीके से। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट करना शुरू करेंगे, और एक कॉलम बनाइएगा आर्थिक समृद्धि के लिए, दूसरा कॉलम होगा आर्थिक विकास के लिए, ताकि दोनों में आपको क्रिस्टल क्लियर वहां पे डिफरेंस समझ में आ जाए। सबसे पहले है आर्थिक समृद्धि के बारे में। पहला पॉइंट लिखिएगा, आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाता है। आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक विकास को दर्शाता है। आर्थिक विकास में लिखिएगा, यह मात्रात्मक के साथ गुणात्मक वृद्धि को भी दर्शाता है। यह मात्रात्मक के साथ गुणात्मक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने जो कहा था कि आर्थिक समृद्धि जो है वो एक समूह का अध्ययन करता है, जबकि आर्थिक विकास किसी एक इंडिविजुअल का अध्ययन करता है। वहीं दूसरी चीज़ इस पॉइंट में क्लियर हो गई है जो आपने नोट किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाएगा कि किसी व्यक्ति की आय कितनी बड़ी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय 50,000 रुपये थी और बाद में उसकी आय 60,000 हो गई है। ऐसे में हम ये कहेंगे कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है, पर हो सकता है उस व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है वो 50,000 रुपये जब था तो बेहतर था। उस समय हो सकता है कि जो सरकार थी वो बेहतर हेल्थ केयर प्रोवाइड करती थी, वो बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, वो बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम्स प्रोवाइड करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि जब व्यक्ति उस देश में रह करके 60,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है, ऐसी कंडीशन में उसे इन सब चीज़ों से अवॉइड कर दिया गया, उसको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हों। ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि व्यक्ति की जो लाइफस्टाइल है उसमें समृद्धि तो हुई है पर विकास नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ये बेसिक चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं जब भी हम विकास की गणना करते हैं। ठीक है, यही पॉइंट इसमें शामिल किया गया है कि मात्रात्मक के साथ में गुणात्मक वृद्धि भी शामिल की जाती है आर्थिक विकास में। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, आर्थिक समृद्धि में सेकंड पॉइंट है, इसका संबंध आय में वृद्धि से होता है। इसका संबंध आय में वृद्धि, इनकम में ग्रोथ, आय में वृद्धि से होता है। और आर्थिक विकास में सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इसका संबंध आय में वृद्धि के साथ
आय में वृद्धि के साथ बेहतर जीवन स्तर से भी होता है। आय में वृद्धि के साथ बेहतर जीवन स्तर से भी होता है। आय में वृद्धि के साथ बेहतर जीवन स्तर से भी होता है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक समृद्धि में यह एक सीमित अवधारणा है। यह एक सीमित अवधारणा है। और आर्थिक विकास में लिखिएगा यह एक विस्तृत अवधारणा है। यह एक विस्तृत अवधारणा है। यह एक विस्तृत अवधारणा है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि एक नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। आर्थिक समृद्धि का मापन, आर्थिक समृद्धि का मापन विश्व बैंक द्वारा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के आधार पर होता है। विश्व बैंक द्वारा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। और आर्थिक विकास में लिखिएगा इसका मापन यूएनडीपी, यूएन का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस। यूएनडीपी इसमें लिख लीजिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा HDI, यूएनडीपी द्वारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, HDI या हिंदी में इसको लिख लीजिएगा मानव विकास सूचकांक के आधार पर होता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक के आधार पर होता है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा नैरो है, कौन सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया। आर्थिक समृद्धि सिर्फ ये बताता है कि नंबर्स में किसी व्यक्ति के इनकम में कितनी वृद्धि हुई है। किसी व्यक्ति का इनकम 50,000 था, 60,000 हो गया, हम ये कहेंगे कि उस देश का जो व्यक्ति है वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया है। लेकिन अगर उसके लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। ठीक है। आर्थिक विकास जो है वो इनकम के साथ साथ इन बेसिक फैसिलिटी, किसी व्यक्ति के जीवन को और बेहतर बनाने वाली, सुविधाजनक बनाने वाली फैसिलिटीज से भी होता है। ठीक है। ये नैरो कॉन्सेप्ट है और ये वाला ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक। उसके बाद में इसमें हमने कुछ शब्द नोट किए हैं, जैसे एक शब्द हमने नोट किया अभी, मानव विकास सूचकांक। इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट करना है। ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा आर्थिक विकास का मापन। आर्थिक विकास का मापन। आर्थिक विकास का मापन, इसको मतलब किसी देश में आर्थिक विकास किस तरीके की है, इसको मापने की कई विधियां हैं। उसी में से एक है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें सबसे पहला मेथड, सबसे पहली विधि है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। आर्थिक विकास का मापन, और इसमें सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा मानव विकास सूचकांक।
मानव विकास सूचकांक क्या होता है इसके बारे में पहले थोड़ा समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति थे पाकिस्तान के महबूब उल हक, इन्होंने भारत के अर्थशास्त्री, आपके एक फेमस अर्थशास्त्री हैं, उनके साथ मिलकर के इन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा है जिसमें ये बताया कि कोई व्यक्ति का लाइफ स्टाइल किस किस तरीके से होना चाहिए। इसमें इन्होंने 2-3 पॉइंट्स दिए हैं और इसको कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, और हर साल इसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में से ये बाकी के प्रश्न हो सकता है जो इसमें कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, ये सारे प्रश्न न पूछे जाएं, पर यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहली चीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कितने फैक्टर्स हैं जिस पर कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर कैलकुलेट किया जाता है। मेजरली इसमें 3 टाइप के फैक्टर्स हैं। और दूसरा है HDI में या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उस वर्ष भारत की स्थिति क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है। और तीसरा जनरली पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट कंट्री कौन सा है जो कि HDI में फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो जनरली हर साल रिपीट होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। उस साल जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे उसके पहले जो भी आप करंट अफेयर का नोट्स पढ़ेंगे उसमें इंडिया की पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, ये दोनों चीज़ें मैगजीन में, हर एक मैगजीन में आपको मिल जाएगा। और जो फैक्टर्स हैं वो आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो कि अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को नोट करते चलेंगे। HDI में सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इसका प्रारंभ UNDP द्वारा 1990 में किया गया। इसका प्रारंभ UNDP द्वारा 1990 में किया गया। और इसी के नीचे ब्रैकेट में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, UNDP का मुख्यालय, UNDP का मुख्यालय डैश करके न्यूयॉर्क, UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क। HDI के बारे में लिख रहे थे, HDI जारी करने वाली संस्था कौन सी है, UNDP। UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। हाँ हाँ, सारे मुख्यालय एक जगह नहीं है, बहुत सारे मुख्यालय आपको अलग अलग देशों में भी मिलेंगे। ज़्यादातर कोई विकसित जगह पे इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे बेसिक इंफ्रा, बेसिक फैसिलिटी और बेसिक सिक्योरिटी अच्छे से डेवलप्ड होती है। ठीक है, किसी देश के बहुत सारे हायर अथॉरिटी के लोग जब एक जगह मिल रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और दूसरी चीज़, हो सकता है कि किसी देश में किसी खास कॉन्सेप्ट का विकास हुआ हो तो उसको सम्मान देने के लिए उस जगह पर उस संस्था का नाम रख दिया जाता है, उसका हेडक्वार्टर रख दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों वजह हो सकती है, सिक्योरिटी और फैसिलिटी की वजह से या फिर उसको सम्मान देने के लिए भी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा, HDI के जन्मदाता, इसकी अवधारणा किसने दी थी। HDI के जन्मदाता, इसमें 2 लोगों का नाम है। पहला है महबूब उल हक, ये पाकिस्तान से संबंधित हैं और साथ में भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। महबूब उल हक प्लस अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर के HDI के फैक्टर्स बताए थे कि किस किस फैक्टर्स पे हमें HDI निकालना चाहिए। उसके बाद HDI हर वर्ष जारी करने का काम UNDP के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसमें नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2010 से 3 कारकों के आधार पर, 3 कारकों या 3 फैक्टर्स के आधार पर HDI जारी किया जाता है।
और ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है, 3 फैक्टर्स के आधार पर जारी किया जाता है। सबसे पहला फैक्टर है इसमें फैक्टर्स में सबसे पहला है साक्षरता दर। किसी देश को किस क्रम पे रखा जाएगा, इसमें यह देखा जाएगा सबसे पहले कि उस देश में साक्षरता दर कैसी है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। सेकंड है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। और थर्ड है जीवन प्रत्याशा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। पहला था साक्षरता दर, दूसरा था प्रति व्यक्ति आय और तीसरा है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, इसमें से कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है? साक्षरता दर मतलब प्रति 1000, मतलब ये देखा जाता है कि वहाँ पर प्रति 100 व्यक्ति में कितने व्यक्ति जो है वो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और साक्षर होने का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा होना। एक्चुअल डेफिनेशन क्या दी गई है साक्षर होने की? जो अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो हमारे यहाँ जो दादा दादी लोग हो सकता है बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, डिसीजन नहीं लेते थे, लेते थे। फिर साक्षरता का डेफिनेशन क्या रखा गया है? पढ़े लिखे जो जॉब नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भारत में साक्षरता का डेफिनेशन ये बताया गया है कि 7 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो कि पढ़ सकता है और लिख सकता है किसी भी एक भाषा में। कोई एक भाषा जिसकी लिपि है, उस भाषा में वो पढ़ सकता है, लिख सकता है। ऐसा 7 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो है वो साक्षर कहा जाएगा। ठीक है, तो साक्षरता की परिभाषा कुछ इस तरीके से दी गई है। उसके बाद में पर कैपिटा इनकम क्या है? देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। और उसके बाद में जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इसको समझ लीजिएगा। एक ऐसा देश है, मान लीजिए अफ्रीका का। अफ्रीका का कोई बहुत गरीब देश है जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। वहाँ की सरकार जो है वो सक्षम नहीं है ये सारा कुछ प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इन सभी केसेस में मान लीजिए आज के समय में कोई बच्चा वहाँ पे जन्म लेता है 2023 में, सितंबर 2023 में, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये सारी फैसिलिटी, इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी जो है वो वहाँ की सरकार सभी को सामान्य रूप से प्रोवाइड करती है। यहाँ पे भी मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो जन्म लेता है। इनमें से किस बच्चे के जीवन लंबे होने की संभावना ज़्यादा रहेगी? कौन सा व्यक्ति जो है वो, कौन सा बच्चा जो है वो लंबे समय तक वहाँ पे जीवन जी पाएगा? अमेरिका। मान लीजिए यहाँ पर जो बच्चा है उसकी औसत आयु जो है मान लीजिए 40 वर्ष है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो अमेरिका में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो कम से कम 60+ जिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि वो जो बच्चा है उसको बर्थ के समय, जन्म लेने के समय कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाए और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। दूसरी तरफ वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है। तीसरी चीज़, हो सकता है कि कोई बच्चे को मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल नीड की ज़रूरत पड़े किसी व्यक्ति को, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ठीक से नहीं है। इसी वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाने में देरी हो जाए, रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाए। इसी वजह से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति की औसत आयु कितनी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर स्थिति में है। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, हर एक व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस होता है, हर एक व्यक्ति को फ्री मेडिकल एड मिलता है। वहाँ पे एजुकेशन बहुत सारे जगहों पे फ्री है, मतलब बेसिक एजुकेशन वहाँ पे बिल्कुल फ्री है।
हायर एजुकेशन के लिए आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन मीडियम वहाँ पे बहुत बेहतर है। ऐसी कंडीशन में किसी व्यक्ति को अगर मेडिकल हेल्थ की नीड पड़ती है हमेशा अवेलेबल रहेगा, और ये वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल जो है वो इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बेहतर हैं। ठीक है, ये स्थिति है अमेरिका में। वहीं पे एजुकेशन वहाँ पे बहुत बेहतर है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे बहुत बेहतर है। इसी वजह से किसी व्यक्ति को अगर अर्जेंसी लगती है, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, उसकी लाइफ वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से बचाई जा सकती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वहाँ पे लाइफ जीवन कितनी लंबी होगी इसकी संभावना वहाँ पर ज़्यादा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि किसी देश में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति कितना लंबा आयु व्यतीत करेगा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि किसी देश का कोई व्यक्ति कितनी लंबी आयु जी पाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हो गए, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम और जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एचडीआई में रैंकिंग किस तरीके से दिया जाता है, इसी के बारे में है नेक्स्ट पॉइंट। एचडीआई का मान 0 से 1 के मध्य होता है। एचडीआई जब जारी किया जाता है तो किसी भी देश को 0 से 1 के मध्य नंबर दिया जाता है। जैसे कि अब ये नंबर क्यों दिया जाता है, इसके पीछे उनके अपने लॉजिक होंगे। मान लीजिए हम कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको 1 से लेकर के, मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का एग्जाम है, तो हमको 1 से लेकर के 100 तक कुछ भी मिल सकता है। वैसे ही एचडीआई जब जारी किया जाता है तो इनके रैंकिंग देने का जो मेथड है उसमें क्या करते हैं, ये 0 से लेकर के 1 तक नंबर देते हैं। इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर के 0.01 इस तरीके से करते करते ये टोटल 0.9 और 0.9 के बाद में क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या करते हैं, नंबर्स देते हैं, और इसी नंबर्स के बेस पर पे उस विश्व के बाकी देशों की रैंकिंग की जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि एचडीआई में किन नंबरों के मध्य यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है, तो 0 से 1 के मध्य इनको नंबर्स दिया जाता है और उस नंबर्स के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है रैंकिंग। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का मान 0 से 1 के मध्य होता है। उसके बाद में इसमें कुछ और पॉइंट्स है, इसको नोट करेंगे। 0 से 0.49, 0 से 0.49 इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है निम्न एचडीआई देश। निम्न एचडीआई देश, निम्न एचडीआई देश। सेकंड है 0.5 से लेकर के 0.79, मध्य एचडीआई देश, मिडिल एचडीआई कंट्रीज, मध्य एचडीआई देश। और लास्ट है 0.8 से लेकर के 1, 0.8 से लेकर के 1 उच्च एचडीआई देश, हाई एचडीआई कंट्रीज, हाई एचडीआई कंट्रीज। ठीक, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, भारत मध्य एचडीआई देश में शामिल है। भारत का जो एवरेज नंबर रहता है, इसको 0 से लेकर के 1 के बीच में लगभग कभी 0.64, 0.65, 0.67 इस तरीके से नंबर्स मिल रहे होते हैं। उस आधार पर ये सेकंड कैटेगरी में फॉल करता है, मध्य एचडीआई वाले देशों में। ठीक, ये हो गया आपका एचडीआई के बारे में, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। आपने हेडिंग डाला था आर्थिक विकास का मापन, और आर्थिक विकास के मापन में पहली विधि थी एचडीआई। सेकंड नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डाला था हमने आर्थिक विकास का मापन, और आर्थिक विकास के मापन की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें सबसे पहली विधि थी एचडीआई मेथड।
सेकंड मेथड का नाम नोट कर लीजिएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता विधि। परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता विधि। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसके बारे में हम वैसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको नोट कर लीजिएगा। भारत की स्थिति क्या है पीपीपी में, और जीडीपी के हिसाब से 5वें नंबर पर है। ठीक, पीपीपी के हिसाब से पहला नंबर का देश कौन सा था? चीन था या यूएसए था? चाइना। सेकंड था यूएसए, तीसरा भारत। ठीक, इसमें सीधे सीधे पॉइंट्स नोट करते चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इसके प्रतिपादक या इसकी अवधारणा किसने दी थी? पीपीपी की अवधारणा G.R. कैसेल। पीपीपी की अवधारणा G.R. कैसेल। सेकंड पॉइंट है, इसके अंतर्गत दो देशों में किसी एक वस्तु विशेष का, दो देशों में किसी एक वस्तु विशेष, वस्तु या सेवा के, वस्तु के साथ में सेवा भी इसमें शामिल है, वस्तु या सेवा के कीमतों में अंतर का अध्ययन किया जाता है। किन्हीं दो देशों में वस्तु या सेवा की कीमतों में अंतर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि पीपीपी के अकॉर्डिंग भारत जो है तीसरे रैंकिंग पर है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बाकी देशों की तुलना में सस्ती हैं। चीन में चीज़ें सबसे ज़्यादा सस्ती हैं, उसके बाद में यूएसए में, और उसके बाद में भारत में। तो यहाँ की जो मुद्रा है उसके हिसाब से हम भारत में चीन और यूएसए के बाद में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। और उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि भारत का अगर कोई व्यक्ति है वो यहाँ पर 20 लाख कमाता है और वही व्यक्ति यूएसए जा कर के मान लो 80 लाख कमाता है, इन दोनों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल एक जैसी होने वाली है। ठीक है, मान लीजिए कभी फ्यूचर में आपको फॉरेन में कोई जॉब ऑफर हो और वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि महंगाई की दर कितनी है यहाँ पे भारत में और वहाँ पे। उसके बाद में दोनों को आप जब आपके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके ये चेक करेंगे कि भारतीय मुद्रा में जब इतना कमा रहे हैं उतना ही क्या, उससे ज़्यादा क्या आप वहाँ पे विदेश में जो सैलरी मिल रही है वहाँ से कमा पा रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा कमा पा रहे हैं, उसके बाद आपको तीसरी चीज़ देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे उस देश में टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप उस पैसे को इंडिया में वापस भेजते हैं रेमिटेंस के तौर पर अपनी फैमिली के लिए, तो कितना टैक्स एक्स्ट्रा पे करने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। रेमिटेंस टैक्स कह सकते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए $100 का अगर कोई व्यक्ति विदेश से भारत अगर भेजता है तो यहाँ पे जनरली 2 या 2.5% जो है उसको रेमिटेंस टैक्स के तौर पर काट लिया जाता है, करेंसी एक्सचेंज के तौर पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि भारत से ज़्यादा वहाँ पे इनकम हो पा रही है, तब तो वहाँ पे जॉब ऑफर लेना ठीक है, अदरवाइज भारत में ही काम करना ठीक है। ठीक, तो ये जो चीज़ है वो किसकी वजह से आ रहा है? पीपीपी की वजह से, परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से। ठीक, इसमें तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसका उपयोग या पीपीपी मेथड जो है, इसका उपयोग, पीपीपी का उपयोग करेंसी एक्सचेंज रेट तय करने में किया जाता है। पीपीपी का उपयोग करेंसी एक्सचेंज रेट तय करने में किया जाता है। और सबसे लास्ट है
पीपीपी के अनुसार भारत विश्व का तीसरा देश है। पीपीपी के अनुसार भारत विश्व का तीसरा देश है। ठीक है, पहला और दूसरा पता है आपको, चीन और यूएसए। चलिए, इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, 2-3 ही प्रश्न हैं जो कि रिपीट भी हुए हैं और इसमें से आप ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने का। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव विकास का संबंध इनमें से किससे है? पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास, सेकंड है आर्थिक विकास, तीसरा है शैक्षणिक या स्वास्थ्य विकास और चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी कुछ जो है वो HDI के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक के आपके HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे HDI में? 3 फैक्टर्स थे। सबसे पहला था साक्षरता, दूसरा था पर कैपिटा इनकम और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय क्या है? आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय क्या है? सबसे पहला है सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर, दूसरा है विशुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर और चौथा है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में वृद्धि दर। इसका आंसर आप तब बेहतर तरीके से दे पाएंगे जब हम GDP, GNP और NNP वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, उस टाइम पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। बस यही एक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पूरे चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, गरीबी या पॉवर्टी। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, गरीबी गरीबी या पॉवर्टी। बताइएगा गरीबी क्या होता है? बताओ। ज़रूरत की चीज़ नहीं मिल पाती है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सेक्टर हेल्थ की अवेलेबिलिटी नहीं है उसको। ठीक है, और एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और छत। ठीक है, रहने के लिए एक छत चाहिए, इसको गरीब व्यक्ति कह देंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन के हिसाब से इसको भी ठीक मान लेते हैं। और जिसके पास अपनी ज़रूरत की चीज़ें ना हो। क्या हर एक व्यक्ति की ज़रूरत एक जैसी हो जाएगी क्या? कोई व्यक्ति जो है वो 2 वक्त की रोटी बस मिल जाए और एक पौवा मिल जाए, वो सड़क के किनारे रह कर खुश है, और एक व्यक्ति है जिसको कि सारी फैसिलिटी मिल रही है पर खुश नहीं है। ठीक है, अब इनमें से गरीब कौन हो जाएगा? दोनों गरीब हो जाएंगे। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जिसके पास ज़रूरत की चीज़ें पर्याप्त हो जाती हैं वो गरीब नहीं है। तो सड़क के किनारे बैठे व्यक्ति जिसको कि रोटी मिल जाता है कहीं से और पौवा मिल जाता है, अद्धा मिल जाता है, वो खुश हो जाएगा। तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से वो तो अमीर हो गया, खुश है वो तो। और क्या डेफिनेशन हो सकता है गरीबी की? और कुछ ट्राई करना चाहेंगे? देखिए, गरीबी की डेफिनेशन जो है वो हर एक देश में अलग अलग है। भारत में क्या बताया गया है? भारत में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, और मूलभूत ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो ज़रूरत है इसको मूलभूत ज़रूरतों के अंदर रखा जाता है। वैसे आज के टाइम पे कह देते हो मोबाइल भी हो जाएगा। ठीक है, गरीब से गरीब व्यक्ति ही मोबाइल लेके चलता है, पर इसको अभी तक हमारे डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है।
तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत ज़रूरतों, जिसमें कि रोटी कपड़ा मकान शामिल है, इसको अगर पूरा नहीं कर पाता है तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। ठीक, अब इसके लिए देश में अलग अलग समय पे बहुत सारी कमिटीज़ बिठाई गई हैं। उन्होंने बहुत सारे आपके स्केल के आधार पे मेजर किया है, बहुत सारे स्केल उन्होंने दिए हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर फूड इनटेक नहीं मिल पा रहा है, किसी को दिन भर में इतने कैलोरी की भोजन नहीं मिल पा रही है, तो वे व्यक्ति गरीब है। कुछ ऐसे स्केल्स बताए गए हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति की पर डे इनकम अगर एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा नहीं है तो वो व्यक्ति गरीब हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारी कमिटीज़ ने यहाँ पे बहुत सारे स्केल्स हमको प्रोवाइड किए हैं। इनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गरीबी के प्रकार, और ये जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग स्केल दिए हैं इसके बारे में। सबसे पहले गरीबी का एक छोटा सा डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। और मूलभूत आवश्यकताओं में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? रोटी कपड़ा मकान। इस नाम से कोई मूवी भी आई थी क्या? काफ़ी पुरानी मूवी है, शायद आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं देखा है, पर इस नाम से शायद कोई मूवी आई थी, रोटी कपड़ा मकान नाम से। ठीक, ये तो था हमारा जो ट्रेडिशनल कह सकते हैं कि परिभाषा थी, रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। बाद में नीति आयोग ने इसके डेफिनेशन में थोड़े से चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा। नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग क्या पता है ना? योजना आयोग, जो कि प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान बनाती थी, उसकी जगह पर अब नीति आयोग काम कर रहा है 2017 से। इसमें नोट कीजिएगा, नीति आयोग के अनुसार मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा मकान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधा शामिल है। नीति आयोग के अनुसार मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा शामिल है। ठीक है, पहले क्या होता था? नीति आयोग ने जब ये डेफिनेशन नहीं दिया था, उससे पहले सिर्फ रोटी कपड़ा मकान शामिल था। नीति आयोग ने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की? एक तो है शिक्षा और दूसरा है मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सा। ठीक है, तो इन पांचों का एक्सेस जिसके पास नहीं है, ठीक से एक्सेस नहीं है, उसको हम कहेंगे गरीब। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, गरीबी के प्रकार। बताओ कितने प्रकार के गरीब हो सकते हैं? 2 प्रकार के। एक जिसके पास मोबाइल का हमेशा डाटा अवेलेबल रहता है, और दूसरा जिसके पास डेटा अवेलेबल नहीं रहता, जो वाईफाई खोजता है। लिख लीजिएगा, गरीबी 2 प्रकार की होती है। पहला है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, और दूसरा है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी।
पहला है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। दूसरा है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक, अब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, आप बताते चलना कि सापेक्ष गरीबी क्या है और निरपेक्ष गरीबी क्या है। इसके बारे में कुछ पढ़े थे हमने? सीधे नहीं बोल दिए, कोई पढ़े थे? कुछ तो बताया था मैंने इसके बारे में। हाँ, क्या बताए थे? याद नहीं आ रहा है। मैंने ये बताया था कि एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें अंबानी को भी गरीबी फील हो, ठीक, और एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जहाँ पे वास्तविक रूप से जो सड़क के किनारे बैठा व्यक्ति है उसको हम गरीब कैटेगरी कहेंगे। सड़क के किनारे बैठा व्यक्ति मतलब बैठ तो कोई भी सकता है जिसके पास शेल्टर नहीं है, या इसके हम कह सकते हैं कि सीधा एक भिखारी व्यक्ति। एक कंडीशन ये है जिसमें हम भिखारी को ही गरीब मानेंगे, और एक कंडीशन ये है जिसमें कि हम अंबानी या अडानी को भी गरीब मान सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन थी? जब इनकी तुलना इससे किसी ज़्यादा पैसे वाले से की जाए तब हम क्या कहेंगे कि वो सापेक्ष रूप से गरीब है, मतलब रिलेटिवली पॉवर्टी के अंदर है। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक तरफ अंबानी है, दूसरी तरफ सलमान खान है। इन दोनों में से गरीब कौन है? पर सलमान खान को क्या रोटी कपड़ा मकान का टेंशन है क्या? नहीं है। इस कंडीशन में ये जो कंपैरेटिवली हम स्टडी कर रहे हैं इसको कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने से ज़्यादा कमाने वालों की तुलना में गरीब की कैटेगरी में है, इसको हम कहते हैं सापेक्ष गरीबी या रिलेटिव पॉवर्टी। वहीं दूसरी तरफ जो गरीबी का डेफिनेशन हमने एक्चुअल में लिखा था, जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान, किसी व्यक्ति के पास अगर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा, उसको हम वास्तविक रूप से गरीब मानेंगे। ठीक है, तो इनका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले है सापेक्ष निर्धनता या सापेक्षिक गरीबी। सापेक्ष गरीबी, इसमें पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, इसका निर्धारण आय में असमानता को, इसका निर्धारण आय में असमानता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। आय में असमानता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट है दो संपन्न व्यक्तियों में कम संपन्न व्यक्ति, दो संपन्न व्यक्तियों में कम संपन्न व्यक्ति सापेक्षिक रूप से गरीब कहा जाएगा। दो संपन्न व्यक्तियों में कम संपन्न व्यक्ति सापेक्षिक रूप से गरीब कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है आपका निरपेक्ष गरीबी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है निरपेक्ष गरीबी में सबसे पहला पॉइंट है कोई व्यक्ति जो अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा न कर पाए,
कोई व्यक्ति जो अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा न कर पाए उसे निरपेक्ष रूप से गरीब कहा जाएगा। उसे निरपेक्ष रूप से गरीब कहा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वो वास्तव में उसको गरीब कंसिडर किया जाना चाहिए। निरपेक्ष रूप से गरीब कहा जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में गरीबी का आकलन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में गरीबी का आकलन। इसमें 2-3 पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। भारत में गरीबी का आकलन, इसमें सबसे पहला है भारत में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस भारत में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, हाँ सैंपल, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा आंकड़े जुटाए जाते हैं। NSSO के द्वारा आंकड़े जुटाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रत्येक 5 वर्ष में सर्वे किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में सर्वे किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, और वर्तमान में नीति आयोग। योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं। नीति आयोग के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं। ठीक है, डेटा कलेक्शन का काम कौन कर रहा है? NSSO, और डेटा रिलीज करने का काम कौन कर रहा है? वर्तमान में नीति आयोग। ठीक, NSSO जो आंकड़े जुटाता है उसके आधार पर नीति आयोग जो है वो डेटा रिलीज करेगा। ठीक, इसके बाद में एक नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां। गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां। अब इसमें आपको 5 कॉलम ड्रॉ करने हैं। सभी को इक्वल साइज का मत रखिएगा। जो सेकंड कॉलम है इसमें सिर्फ आपको वर्ष लिखना है। सबसे पहले में समिति का नाम, सेकंड में वर्ष वाले को छोटा रख सकते हैं। उसके बाद में आधार, कौन कौन से आधार हैं जिसके हिसाब से इसको जारी किया जाता है। और लास्ट के 2 कॉलम हैं, एक है शहरी क्षेत्र के लिए और एक है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। शहरी और ग्रामीण ये दोनों इक्वल रहेंगे। सबसे छोटा, इन बाकियों को 4 को इक्वल पार्ट में रख सकते हैं। इसको बिल्कुल नैरो रख सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 4 डिजिट का एक
वर्ष का संख्या लिखना है यहाँ पे। ठीक, ये कॉलम ड्रॉ कीजिएगा। वर्ष वाला कॉलम छोटा रख सकते हैं, नैरो रखेंगे, बाकी के 4 इक्वल साइज में रख सकते हैं। सबसे पहले था समिति का नाम, सेकंड में वर्ष, उसके बाद में गरीबी के आकलन के आधार, कौन से आधार इस समिति ने बताए हैं, उसके बाद में शहर के लिए क्या स्केल रखा है, गांव के लिए क्या स्केल रखा है। ठीक, यहां तक हो गया। सबसे पहले लिखेंगे समिति के नाम में सबसे पहला है DR गडगिल समिति। DR गडगिल समिति। किताबों में आपको गडगिल या गाडगिल दोनों मिलेगा, तो प्रोफेसर DR गाडगिल समिति। वर्ष है 1962, 1962। गडगिल समिति ने जो स्केल बताया था उसमें इन्होंने इनकम को बेस माना था। हमने ये भी देखा था ना कि कुछ जगहों पे कुछ ऐसे कमिटीज़ हैं जिन्होंने फूड इनटेक कितनी कैलोरी उनको मिलती है उसके आधार पर गरीबी बताया था, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कितने इनकम है किसी व्यक्ति का, हाउस होल्ड का कितना इनकम है, इस हिसाब से गरीब बताया था। ये जो गडगिल कमेटी है इन्होंने प्राइस या फिर पैसों को स्केल बना करके यहाँ पे इस कह सकते हैं गरीबी का आकलन किया था। तो DR गडगिल कमेटी 1962, इसमें आधार था न्यूनतम उपभोग व्यय। न्यूनतम उपभोग व्यय। न्यूनतम उपभोग व्यय। शहरी क्षेत्र के लिए इन्होंने एक स्केल रखा था। शहरी क्षेत्र के लिए था 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। कुछ लोगों ने माह के हिसाब से कैलकुलेट किया था और ये वाला दिन के आपका माह के हिसाब से था। 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, उस समय की महंगाई के हिसाब से 25 रुपए ठीक थे मैं 1 महीने के लिए। 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। और ग्रामीण के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। DR गडगिल कमेटी 1962 उपभोग व्यय के आधार पर इन्होंने एक स्केल बताया था जिसमें शहरों में 25 रुपए और गांवों में 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा। ठीक है, इससे कम अगर कमा रहा है वो गरीब कहा जाएगा। सेकंड कमेटी सेकंड है दांडेकर समिति। सेकंड है दांडेकर समिति। नाइनटीन 1971 दांडेकर समिति 1971। इसका आधार था फूड इनटेक। इसमें नोट कीजिएगा आधार में न्यूनतम पोषाहार। न्यूनतम पोषाहार कितने कैलोरी का इनको फूड मिल पा रहा है, खाना मिल पा रहा है, इस आधार पर न्यूनतम पोषाहार। फिर शहरी क्षेत्र में नोट कीजिएगा 2095 2095 कैलोरी प्रतिदिन। 2095 कैलोरी प्रतिदिन।
और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2435 2435 2435 2435 कैलोरी प्रतिदिन। अब यहाँ पे ये बताइएगा कि अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखें, मुद्रा के रूप में देखें, तो शहर वाले को ज़्यादा मिल रहा है या शहर के लिए स्केल जो है वो ज़्यादा बड़ा रखा गया है। वहीं पे जब फूड इनटेक की बात आ रही है, पोषाहार की बात आ रही है, तो शहर वाले को कम क्यों रखा गया है? हाँ, यहाँ पे इसको ज़्यादा और यहाँ पे इसको फूड इनटेक यहाँ पे कम रखने का रीज़न क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में फिजिकल लेबर जो ज़्यादा किया जाता है, यहाँ पे मेंटल लेबर कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे। और अच्छा, शहरों में खर्च जो है वो चीज़ों की महंगाई का दर ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे जो महंगाई का स्केल रखा है वो शहरों के लिए ज़्यादा है। जबकि फूड इनटेक की बात आ रही है तो क्योंकि गाँवों में फिजिकल लेबर ज़्यादा होता है, इसीलिए ग्रामीण के लिए उसमें स्केल जो है वो बड़ा रखा गया है। ठीक, तीसरा है वाई के अलग समिति। वाई के अलग, घड़ी का घ वाला है, वाई के अलग समिति। नाइनटीन 1979 इसका भी स्केल बिल्कुल सेकंड वाले के जैसा था, न्यूनतम पोषाहार। शहरों के लिए था 2100 2100 कैलोरी और गांवों के लिए था 2400 कैलोरी। ट्वेंटी 2100 और 2400। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति 2009। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009। इसमें पहले वाले के जैसा है, उपभोग व्यय बताया गया है। कोई व्यक्ति प्रति माह कितना खर्च करता है अपने ऊपर, इस आधार पर गरीब माना जाएगा। पहले वाले में जो लिखे थे वही वाला चौथे वाले के लिए है, उपभोग व्यय या न्यूनतम उपभोग व्यय। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति 2009, न्यूनतम उपभोग व्यय। और लिमिट कितना बताया गया था? तो शहरों के लिए था 1000 रुपये प्रति माह। ठीक है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से ही है, 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। और गांवों के लिए है 816 रुपये, 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। शहरों के लिए कितना है? 1000 रुपये। उसके बाद में नेक्स्ट है सी रंगराजन। और ये दोनों जो लास्ट में आपने लिखे हैं, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन, इनकी कमेटी से रिलेटेड डेटा जो ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। सी रंगराजन 2014, सी रंगराजन 2014 और सुरेश तेंदुलकर के जैसा ही इसका आधार था, न्यूनतम उपभोग व्यय। न्यूनतम उपभोग व्यय। इन्होंने जो स्केल दिया है, जो लिमिट बताया है, वो सुरेश तेंदुलकर से थोड़ा सा बढ़ा करके बताया है। ठीक, शहरों के लिए नोट कीजिएगा 1407 रुपये, 1407, 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह।
और उसके बाद में ग्रामीण में है 972 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। ठीक, गरीबी से संबंधित ये प्रमुख समितियां थी जहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब कुछ मिसलिनियस समितियां भी हैं जहां से एग्ज़ाम में कभी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी आप सीधे ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में इसी के नीचे नोट करके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है इसको ऐड कर लीजिए। वैसे जनरली आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सीधा सीधा ये पूछा जाता है, पूछा गया है सी रंगराजन समिति किससे संबंधित है? गरीबी के आकलन से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी के आकलन से संबंधित है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत कठिन प्रश्न पूछेगा तो ये लिमिट पूछ लेगा, गांव और शहरों के लिए इन्होंने क्या क्या लिमिट बताया है। ठीक, नोट करके एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करेंगे। लकड़वाला समिति, लकड़हारा नहीं है, लकड़वाला, लकड़वाला समिति ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1993। लकड़वाला समिति ब्रैकेट में 1993 के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया। लकड़वाला समिति के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, हाँ मैम, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। लकड़वाला समिति के द्वारा सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, नोट में सेकंड पॉइंट है एनसी सक्सेना समिति, या सीधे सीधे सक्सेना समिति भी लिख सकते हैं। एनसी सक्सेना समिति ब्रैकेट में 2009, एनसी सक्सेना समिति ब्रैकेट में 2009 के द्वारा देश के 50% लोगों को गरीबी रेखा से नीचे बताया गया। एनसी सक्सेना समिति के द्वारा देश के 50% लोगों को गरीबी रेखा से नीचे बताया गया। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, वर्तमान में सरकार के द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति के आंकड़ों को उपयोग किया जाता है। सुरेश तेंदुलकर समिति के आंकड़ों को उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इसमें से जो काम की चीज़ें हैं वो आपके नोट्स में है। इसमें बस इतना समझ के चलिएगा कि सरकार क्या चाहती है कि कोई भी ऐसी समिति जो कि उनके ऊपर, सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन अगर बढ़ाती है या फिर जिसके आंकड़ों के हिसाब से सरकार का छवि खराब होता है, सरकार की छवि अगर खराब होती है
तो उनके आंकड़ों को ये उपयोग नहीं करते या फिर उसको वैलिड नहीं मानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो बहुत पुरानी समितियाँ हैं उनके आंकड़े तो अब रेलेवेंट नहीं रह गए हैं, वर्तमान में उससे काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड आंकड़े चाहिए थे। तो सुरेश तेंदुलकर समिति के आंकड़े ही ऐसे आंकड़े हैं जिनको कि सरकार अब यूज़ करती है। अगर सी रंगराजन के आंकड़ों को यूज़ करेंगे तो फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा बढ़ता है, और इनके आंकड़ों को अगर यूज़ करेंगे तो सरकार की छवि खराब होती है, क्योंकि इनके आंकड़ों के हिसाब से देश की स्थिति जो है वो काफ़ी खराब है। ठीक है, गरीबी के हिसाब से देश की स्थिति खराब है, इसीलिए इनके आंकड़ों को सरकार इग्नोर करती है। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देती है। वर्तमान में किसके आंकड़ों को हम वैलिड मानते हैं? सुरेश तेंदुलकर समिति को। ठीक, चलिए कुछ करंट अफेयर्स नोट कीजिएगा।